जब तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 से हल करने के लिए चलेंगे। 14 से लेकर के 25 तक आज हल करने वाले हम लोग हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ये दिखा रहा है कि H3PO3 फास्फोरस के तुलना में नाइट्रोजन श्रृंखला गुणों को कम प्रदर्शित करता है, क्यों? जो नाइट्रोजन होता है उस श्रृंखला के गुण को कम प्रदर्शित करता है, क्यों? किसके तुलना में? फास्फोरस के तुलना में। देखिए ये क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वर्ग 15 के बारे में जो अध्ययन किए हैं उसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ वर्ग 15 को आप पढ़े होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन ना नेपाल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये आपके पास है मौजूद है। आप सभी लोग जानते होंगे नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, इसका विद्युत एकात्मकता बहुत अधिक होता है। फास्फोरस का जो होता है तनिक कम होता है। देखो इसकी विद्युत एकात्मकता 4 होता है, याद रखना। नाइट्रोजन वो 3, 3.5, 4 के बीच में होता है। जो फास्फोरस होता है उसका कम होता है और आकार भी बड़ा होता है। इसीलिए जो नाइट्रोजन होता है वह कम श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जबकि फास्फोरस अधिक श्रृंखला में जानते हैं ना, यौगिक जो बनाया जाता है उसकी श्रृंखला। देखो कभी भी ये प्रश्न पूछे कि नाइट्रोजन ये गुण प्रदर्शित करता है जबकि फास्फोरस नहीं करता है, तो सीधा उसका आंसर होगा कि नाइट्रोजन का विद्युत एकात्मकता सबसे अधिक होता है, आकार सबसे छोटा होता है। ये जरूर आप याद रखिएगा। ऐसे तो कई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, क्योंकि आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं समझाऊँगा आपको। देखिए नाइट्रोजन सबसे पहला तत्व है, इसका 7 होता है, इसका 15 होता है, तो ये सबसे कम होता है, इसलिए सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो लिख लो, नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है तथा विद्युत एकात्मकता अधिक होता है, इसलिए ये श्रृंखला के गुण को कम प्रदर्शित करता है, जबकि फास्फोरस जिसको आप P से प्रदर्शित करते हैं, आकार बड़ा होता है तथा विद्युत एकात्मकता भी कम होता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसलिए यह श्रृंखला के गुण को अधिक प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन था नाइट्रोजन कम क्यों प्रदर्शित करता है, विद्युत एकात्मकता अधिक होती है, श्रृंखला कम होती है, फास्फोरस क्यों अधिक प्रदर्शित करता है, आकार बड़ा होता है, यह प्रदर्शित। अब आएंगे हम लोग 15 के आंसर के पास। आपसे कोई पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन, H3PO4 की असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए एक बात आपके पास आ रही है, असमानुपातन अभिक्रिया। अगर आप लिख लिए हो तो कहिए इसको समझाएं।
असमानुपातन अभिक्रिया, सेमोई रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में नाम सुने हैं? कहाँ? वही इससे में तो बात यही आपका होता है, और असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, अभी बच्चों से क्विज का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, 10 वाले बच्चों को, एक एक क्वेश्चन सबको पूछ करके आप इसी ना पूछ जा रहा था। जो बच्चा इंटेलिजेंट तो वो भी नहीं बताया, जो कमजोर थे वो भी नहीं बताया। अब कभी समय आएगा, कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका रहेगा, बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। क्या होता है देखो, असमानुपातन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, उसी ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, पढ़ेंगे। असमानुपातन अभिक्रिया वो होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया उपस्थित होती है, उसको असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, आपकी किताब में लिखा है H3PO4, घेने लिखा है जी? अच्छा, H3PO3 नाम बोलो इसका, क्या नाम होगा? ये क्विज का क्वेश्चन है, बताओ क्या नाम होगा इसका? हाँ, फास्फोरस अम्ल होगा। 5 होता था, 4 होता था फास्फोरिक अम्ल का। तो इस समय देखो, एक पी है, पी मैं पूछूं पी का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो आप देखिए पी का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए H का 1 होता है, ठीक है ना आपको, यहाँ पर 3 प्लस पी का X प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, क्योंकि 6 होता है, 2 उसको लेना पड़ता है 8 करने के लिए, -2 और गुणे 3 बराबर 0। तो देखना ये 3 प्लस X -6 बराबर 0, तो X बराबर 6 में से 3 जाएगा -3, 3 आ गया, 3 आ गया। और ये भी जानते होंगे पी 5 भी प्रदर्शित करता है, तब 3 भी प्रदर्शित करता है, 5 भी। अगर वो 5 से 3 दिखा रहा है तो अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और 3 से 5 दिखा रहा है तो उसको अपचयन। तो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H3PO3 में P का ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है, जबकि अगर H3PO5 में ले लें, तब जानते होंगे 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा, 4 ले लो, 4। तो अगर इसको लेते हैं H3PO4 में, तो P का ऑक्सीकरण संख्या 5 हो जाता है। एक बार 3 आया तो अपचयन हुआ, एक बार 5 आया तो ऑक्सीकरण। देखो, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है ना, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब घटती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को आप लिख सकते हैं। क्या करें, सही है, 4 दूना 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा। तो असमानुपातन अभिक्रिया का भी आपको याद हो गया कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन देंगे, कुछ उसमें अपचयन होगा। तो जरा सोचो, एक बात छोटा सा याद रखना है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अगर होती है तो आप सीधे कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ, और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है तो हम उससे अपचयन। ये जानो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे प्रश्न आ रहा है, कब कमी होगी, कब वृद्धि होगी,
कब सीधा बैठो आशीष, वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, वैसे झुक कर बैठे हो। तो ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ, कैसे आप पहचान करेंगे? तो देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर, जहाँ सोच के बताना, Cl2 है प्लस H2 है और यहाँ पर क्रिया करके HCl बना दिया, ये रिएक्शन लिखा गया। और किसी ने कहा कि बताइए इसमें ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? सोच के बताइए मुझे, सोचिए, आप लोग सोच के बताइए ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ, खूब आराम से सोचिए। अच्छा, हम बता दें एक बार तो समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी अकेले तत्व होता है तो इसको जीरो मान लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा जीरो। इधर आओ, अब जैसे Cl के लिए है ना, तो यहाँ भी Cl के निकाल के देख लो। तो सुनो, 2 वैसे ही लिखो, H का 1 होता है और Cl का क्या होता है? Cl का x मान लो और बराबर, हमेशा बराबर के बाद जीरो, और 2 है ना जाए तो जीरो हो जाए, तो 1 + x बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ गया? -1, तो इन्हें आ गया -1। तो 0 से -1 हुआ, और 0 से -1 छोटा होता है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो इसमें क्या हो गया है? अपचयन हो गया। देखो, आपने लिखा भी है ना कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अरे भाई, 0 बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये क्या हो रहा है? छोटा है, तो घट रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है, तो अपचयन कहेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा ऑक्सीकरण संख्या में कमी। बात समझिए, जरा सोचो, यहाँ पर हमने Mg लिखा प्लस O2 लिखा और हमने क्रिया करा करके MgO बना दिया, MgO ही बनेगा, 2 शब्द लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग जाँच करेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है। तो यहाँ Mg अकेले है तो जीरो हो जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में जितने होते हैं सबका जीरो हो जाता है। इसका निकाल के देख लो। चलो, 2 ऐसे ही लिखो, Mg का x लिख लो, O का -2 होता है, O का कितना होता है? -2 होता है। अब बराबर आप जीरो लिखेंगे, आ जाएगा तो जीरो, नहीं तो जीरो, तो x बराबर क्या हो गया? 2, तब प्लस हो गया। तो देखो, 0 से +2 हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है, तो इसके में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आ रहा है ऑक्सीकरण। कुछ समझिए, सीखे। देखो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, 0 से 2 हो गया, तो हम कहेंगे इसको क्या हुआ? ऑक्सीकरण। कमी हो रही है तो देखिए क्या कहेंगे? अपचयन। चलिए, आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब भी आपको दिखाई देगा कमी प्रतीत होती है तो अपचयन, और बढ़ रहा है तो आपका ऑक्सीकरण। नेक्स्ट पर चलते हैं। आइए, अब आते हैं क्वेश्चन की बात पर। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, क्वेश्चन की जो बातें हो रही थी, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। जरा सोचो, क्वेश्चन ये कह रहा है PCl5। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन है? 16 है ना। कह रहा है कि PCl5 में आपको बताना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है क्या? क्या दोनों में हो सकता है क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन, या ऑक्सीकारक है, आप चाहें? जरा सोचो, अगर हम लोग PCl3 ले लें, PCl5 है ना, अब तो इसको बनाए भी हैं प्रयोगशाला में, इसका नाम भी जानते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलो भाई, आप इसको गर्म करें अगर, तो ये PCl3 में टूट जाएगा और प्लस Cl2 में टूट जाएगा। किसमें टूट गया? Cl2। तो जरा सोच करके बताओ, जरा सोच करके बताओ कि यहाँ पर P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि Cl का -1 होता है, और -1 के गुणा 5 में करेंगे -5, 95 करेंगे तो +5। ये ब्रेन है ना, भगवान दिए हैं जी, दिए हैं। तो थोड़ा सा ब्रेन से सोचो, जरूरी सोचो कि सर मेरे क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कैसे वो 5 कह दिए, क्यों हो गया? क्यों हो गया? कुछ नहीं हुआ। P पे x मान लिया, Cl का -1 होता है, नीचे 5 है तो 5 से गुना, बराबर 0, -5 बराबर 0, 5 आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर 5 हो गया इसमें। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर भी आप देखो, अब -1 रखोगे तो -3 से गुणा करो, -3, इधर जाएगा तो क्या आ जाए? +3। P की ही बात करोगे, देखो इधर P निकालो तो इधर भी P निकाल लो। अभी देख कर बताओ क्या हुआ? ऑक्सीकरण के अपचयन। नहीं बुझा रहा है? कमी हो रही है ना जी। क्या हो रही है? देखिए, आप कहते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अब देखो, PCl3 ले लो, फिर PCl5 को आप ऑक्सीकरण के रूप में PCl3 ले लो, Cl2 से क्रिया करा दो, यहाँ पर PCl5 निकालो। अब आपको क्या होगा? सोच के बताओ, ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन? समझ में आ रहा है? देखो, ये सब चीज 11 की,
आप लेसन नंबर 8 अगर 11 में होंगे, किताब का पहला लेसन आपको पढ़ाया गया था ऑक्सीकरण अवचय। वहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से, और हम आपकी किताब से थोड़ा बता रहे हैं, हम भी वहीं से बता रहे हैं, समझ रहे हैं। कल वही पाठ पढ़ रहे हैं भी 11 वाले बच्चे। चलिए तो यहाँ भी पी के निकाल के देखो, तो सी एल का कितना होगा -1, और 3 से गुणा करोगे तो -3, इधर जाएगा +3। फिर पी के निकाल लो, आपका प्लस कितना हो गया 5, क्योंकि इसके नीचे 5 है। अब बताओ क्या हुआ है, इसको नोट करो, दोनों साथ साथ क्रिया पहुँचे। कई तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, इसमें एक आसान तरीका आपके सामने दिखाया गया है कि PCl5 ऑक्सीजन भी प्रदर्शित कर रहा है, ऑक्सीकरण भी प्रदर्शित कर रहा है। देख रहे हैं आप, और 17 में कुछ बातें लिखी गई है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम आप पढ़े थे, आज आ भी रहा है। और कह रहा है कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होगा, इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए क्या होगा, इन तत्वों के जो हाइड्राइड बनाने के गुण होते हैं वो भी आपको बताना है क्या होगा। और ये भी आगे प्रश्न में कहा है कि इनको एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है, इसका तर्क भी दीजिए। किस वर्ग में रखे गए हैं, वर्ग 16 में रखे गए हैं साहब, याद है ना, आपको पढ़ाए थे हम, तो पूछा है कि एक ही वर्ग में क्यों रखे हैं, इसका तर्क दीजिए। कुछ याद करो, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं पी ब्लॉक में होते हैं। और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 13 की बात करेंगे तो 3s/1 इधर लिखते हैं, 13 पर आप करेंगे 3s/2, तो या आप ऐसे लिख लीजिए s/2 तब p/1। अब जितना भी आवर्त होगा, जितना भी वर्ग होगा, ठीक है, लगभग 13 पर ही 3 पर ही आता है, s/2 p/2 s/3 s/2 p/1 होगा। माने अगर सुनो शॉर्टकट में सुनो, वर्ग 13 में कोई तत्व होगा p/1, वर्ग 14 में होगा तो p/2, 15 में होगा तो p/3, 16 में होगा तो p/4, 17 में होगा तो p/5, 18 में होगा तो p/6, क्योंकि p में 6 तक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना, सब लोग ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है किसके, ये वर्ग किसके हैं, 16 के। वहाँ देख रहे हैं कि पी के ऊपर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तनी दिक्कत होगी, कितने दिन पढ़ाई छूटा हुआ है, लेकिन फिर भी यान यस के ऊपर 2 लिख देंगे और यान पी के ऊपर 6, यान पी के ऊपर 4 लिखेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप इसको करके देखिएगा, ऑक्सीजन के तो 2 आएंगे, तो इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा। समझ रहे हो, ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। बताओ इस जितने भी, पहले ऑक्सीजन की बात करो, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2,6 तो ये 8 लेगा, 8 करने के लिए 2 लेगा ना, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो सकती है, या 6 भी हो सकती है। क्या होती है, -2। सब तत्वों की मैं बात कर रहा हूँ, +2 भी कभी कभी कोई दिखाता है, +4 भी दिखाता है, तो ऑक्सीकरण अवस्था में लिख सकते हैं, अधिकतर -2 ही दिखाते हैं। और हाइड्राइड है, अच्छा बताओ इसके हाइड्राइड की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि ऑक्सीजन को 8 करने के लिए 2 लेना पड़ता है। ऑक्सीजन क्यों, जितने भी इसमें एलिमेंट है सबके अंतिम में 6 ही आएगा ना, उसको 8 करने के लिए 2 लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पर ई लिखिए, और यहाँ हाइड्रोजन है तो H लिखिए, तो इसको 8 करने के लिए 2 लेना है, और इसके अंतिम में कितना होता है, 1, हाइड्रोजन के अंतिम में तो 1 होता ही है। तो आप इसको तिछा गुणा कर देंगे तो E1H2, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ग 16 में सब आते हैं ना तीनों, वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, EH2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, या हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड का मतलब जान रहे हैं ना, EH आपका आना चाहिए। देखो यही सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, आपसे ये पूछी जाएंगे, आप उसको लिखना, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना सॉल्व करा रहा हूँ कि बाद में आपको ये ना कहें कि सर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराए और हम लिख नहीं पाएंगे। अब ये प्रश्न चलिए समझ गए होंगे आप, अगर चाहें तो इसके जगह पर आप ऑक्सीजन लिखेंगे तो OH2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको H2O भी उलाट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहें तो H2E भी लिख सकते हैं इस तरीके से, H2 पहले कर दीजिए तो H2E के जगह पर O रख दीजिए,
ई की जगह पर एस रख दीजिए, ई की जगह पर आप जो भी इसमें तत्व है उठा कर रख सकते हैं, जो भी एलिमेंट है उसको उठा कर रख सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम ये प्रश्न आपसे कह दिया है कि हम इन सभी तत्वों को एक ही वर्ग में क्यों रखें, लेकिन सभी तत्वों का गुण एक समान है, इसीलिए इसको एक वर्ग में रखा लिख सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, इन सभी तत्वों का गुण एक समान है, इसलिए इन सभी को एक ही वर्ग में रखा गया। एक ही वर्ग में रखा गया। क्वेश्चन है 18 नंबर, खाली आप इसके बात को समझिए, लिख सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, ऐसा क्यों होता है? ये छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन में कोई अंतर नहीं। एनसीईआरटी में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं लिखेगा, डाई ऑक्सीजन। अब पुरानी किताबों देखो खाली ऑक्सीजन। ये गैस में, ये ठोस में, ऐसा क्यों? विद्युत एकात्मकता अधिक। इसका कम बस हो गया उत्तर, बात खत्म, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हालांकि इसमें प्रतिकर्षण भी, जो O2 देख रहे हैं वो के बीच में प्रतिकर्षण अधिक होता है। प्रतिकर्षण क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए टूट जाते हैं जल्दी से ही। आई टूट करके गैस अवस्था में चले जाते हैं, टूटेंगे तभी गैस में जाएंगे। इसमें जो होता है प्रतिकर्षण कम होता है। और ये नहीं टूटता। छोटा सा आंसर है, आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि ऑक्सीजन की विद्युत एकात्मकता अधिक होती है, जिससे प्रतिकर्षण अधिक पाया जाता है, जिससे टूट करके आराम से गैस अवस्था में चला जाता है। जबकि जो सल्फर होता है इसकी विद्युत एकात्मकता कम होती है, प्रतिकर्षण भी अधिक होता है, प्रतिकर्षण भी कम होता है, जिससे कारण आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए ठोस अवस्था में उपस्थित रहता है। आना इस नंबर उत्तर के पास हम लाते हैं। लिखना कह रहे हैं क्वेश्चन में, O से O माइनस और एक दिया है O से 2 माइनस। और ये प्रश्न कहा है कि इसका जालक एंथैल्पी भी दिया है। जालक एंथैल्पी कितना दिया था बोल दीजिएगा। 141 किलो जूल प्रति मोल, वही लिखा होगा देखना। तो इसका बोल दीजिएगा 2 वाला 700 किलो जूल प्रति मोल लिखा है ना आगे मात्रक में, तो उसको प्रति मोल कहते हैं ना, नीचे करोगे प्रति मोल। तो देखो इतना दिया गया है 141 किलो जूल प्रति मोल, 702 किलो जूल प्रति मोल। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देख करके आपको बताना है कि कौन अधिक ऑक्साइड बनाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो सुनो, जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान दिया है, जिसकी अधिक होगी वो अधिक ऑक्साइड बनाएगा। तो लिख लो O और O पर 2 माइनस का इलेक्ट्रॉन लब्धि, याद है इस किसे कहते हैं? तो बता दीजिए हमको, सुन ले। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक है, परिभाषा बताएंगे आप? इसलिए इसकी यह लिखना ऑक्साइड का यौगिक कि ऑक्साइड अधिक बनाएगा, ऑक्साइड अधिक बनाएगा। किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इतना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब लाभ, लाभ का मतलब ग्रहण करना, उसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। और आज का केमिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है
20 नंबर 20 आज लगाते हैं तो 20 नंबर। चलो देखते हैं क्या कह रहा है 20 नंबर। कौन सा एरोसॉल्स ओजोन को क्षय कर रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। बताएंगे ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है? याद करो, ओजोन को बता दो बता दो बता दो। क्विज क्वेश्चन है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन आप देख करके बोल रहे हैं, बहुत बड़ी दुख की बात आपकी है। आज को आपको मौजवा नहीं याद होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे। सबसे अधिक यही कौन कर रहा है? ओजोन परत में क्षय कर रहा है। तो लिखेंगे ओजोन का क्षय सबसे अधिक क्लोरो, याद करो, कार्बन से, कार्बन जिसको आप CFC कहते हैं, से हो रहा है। क्या यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो तो क्या यल का? अच्छा ये कह रहे हो ClF। आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया। कैसा लगा बताइए आप। देखो